ये लाइट ने बड़ा ही परेशान किया हुआ है 2-3 दिन से। तो लागतों में यदि समान अंतर आता है, देखो भारत के अंदर यहाँ पर एक्सचेंज रेशो क्या है 1:2, 4 यूनिट चावल की 8 यूनिट गेहूँ की, तो 1:2 आ गई ना। 4 और 8 की रेशो देखोगे तो क्या आ गया, 4 किलो चावल बराबर 8 किलो गेहूँ के, और 1 किलो चावल बराबर होगा 2 किलो गेहूँ के। इसी प्रकार से नेपाल के अंदर देखें 3 किलो चावल बराबर है 6 किलो गेहूँ के, तो 1 किलो चावल बराबर है 2 किलो गेहूँ के। तो दोनों देशों के अंदर एक्सचेंज रेशो कितनी है 1:2। दोनों देशों के अंदर वस्तुओं की कीमतें क्या हैं, वो बराबर हैं। ठीक है, दोनों देशों के अंदर 1 किलो चावल 2 किलो गेहूँ के बदले में बनता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो नहीं किया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कोई भी दोनों देशों की जो एक्सचेंज लाइन है वो AB आती है, और यहाँ पर किसी भी राष्ट्र को जो उत्पादन संभावना वक्र है वो AB होगा, और किसी भी राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल और केवल कब होता है, जब लागतों के अंदर तुलनात्मक अंतर पाया जाता है। यदि लागतों में कोई अंतर नहीं होता तो कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता। इस सिद्धांत की आलोचनाएं क्या है, ये सिद्धांत मुख्य तौर पर इसकी आलोचनाएं यही है कि प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत की ये सत्य की एक महत्वपूर्ण झलक प्रकट करता है, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं। होलिन, फ्रैंक ग्राहम आदि कहते हैं कि यह केवल एक आदर्शात्मक सिद्धांत है, थ्योरेटिकल सिद्धांत है। वास्तव में ऐसा नहीं होता। किसी भी राष्ट्र, ये जो सिद्धांत ये कहता है कि एक कल्याणात्मक मॉडल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सभी राष्ट्रों को फ़ायदा होता है, पूर्ण रूप से विश्व को भी फ़ायदा होता है कि प्रत्येक राष्ट्र के लोगों को सस्ती कीमतों पर सामान मिलता है और संसाधनों का पूर्ण प्रयोग होता है, क्योंकि आफ्टर ट्रेड जो है दोनों वस्तुओं का कुल उत्पादन बढ़ जाता है। लेकिन वास्तव में इसकी व्याख्या इतनी सरल नहीं है जितनी सरल की रिकार्डो द्वारा की गई है। श्रम के लागत पर सिद्धांत आधारित है। ये मानता है कि वस्तु के उत्पादन में केवल श्रम की जो मजदूरी दी जाती है, श्रम लागत होती है, केवल वही होती है। लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं होता। हम रेंट भी देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है। लागतें जितनी आसानी से इन्होंने श्रम के रूप में वस्तु का उत्पादन लागत कर लिया है, खाली श्रम लागतें नहीं होती। उसके बाद श्रम तथा पूंजी की गतिहीनता, इनका ये मानना है कि दो राष्ट्रों के बीच में श्रम और पूंजी पूर्णतः गतिहीन होती है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। लोग माइग्रेट करते हैं एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, और आजकल तो लिबरल इकोनॉमीज़ हैं, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण पूंजी भी FDI और FII के रूप में राष्ट्रों के बीच में मूवमेंट करती है। उसके बाद है परिवहन लागतों की अवहेलना। ज़्यादातर जो क्रिटिसिज्म होते हैं वो अजम्पशंस के आधार पर ही किए जाते हैं। तो अजम्पशंस में माना गया था कि देयर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेकिन वास्तव में तो होती है। आप फ्राइट भी देते हैं, फेयर भी देते हैं, तेल जलता है, ट्रक से सामान इधर उधर करते हैं तो ट्रक का भाड़ा भी दिया जाता है। बाय ट्रेन, बाय एयर आप भेजते हैं कार्गो के थ्रू सामान, तो आपको उसको कॉस्ट देनी पड़ती है। उसके बाद है स्थिर लागतों के नियम पर आधारित, जबकि आप जानते हैं कि हमेशा स्थिर लागतें नहीं होती, घटती और बढ़ती लागतें के नियम भी हमारे यहाँ लागू होते हैं। उसके बाद सुरक्षात्मक तत्वों की अपेक्षा की गई है। कोई भी राष्ट्र किसी भी वस्तु का उत्पादन पूर्ण रूप से बंद नहीं करता, क्योंकि यदि मान लीजिए भारत चावल में स्पेशलाइजेशन करता है और गेहूं का उत्पादन बंद कर देता है, तो उसको ये डर रहेगा कि किसी समय पर मान लीजिए मेरे नेपाल के साथ संबंध खराब हो गई या किसी भी अन्य कारण से नेपाल के साथ मेरा व्यापार बंद हो जाता है, तो और मुझे वहाँ से गेहूँ नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में मैं गेहूँ की आवश्यकता के लिए कहाँ पर जाऊँगा। तो कोई भी राष्ट्र किसी वस्तु का उत्पादन पूर्ण रूप से बंद नहीं करता, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया था कि वो ज़ीरो उत्पादन कर देता है। तो सुरक्षा संपन्नता से अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद पूर्ण विशिष्टीकरण की संभावना कि वो पूर्ण स्पेशलाइजेशन कर लेता है, जबकि वास्तव में पूर्ण स्पेशलाइजेशन की कोई अजम्पशंस होती ही नहीं है। रियल वर्ल्ड के अंदर पूर्ण तरीके से स्पेशलाइजेशन नहीं होता। उसके बाद लाभ के वितरण की अवहेलना। जो राष्ट्र जितना ज़्यादा मजबूत होगा वो लाभ को उतना ही ज़्यादा अपने पक्ष में कर लेगा, जबकि इस सिद्धांत में कहीं पर भी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि दोनों राष्ट्रों के बीच में जो लाभ का वितरण है वो किस प्रकार से होगा।
दो राष्ट्रों के बीच में 2 से अधिक वस्तुएं होती हैं, 2 से अधिक वस्तुओं का ट्रेड किया जाता है, जबकि ये नियम 2 वस्तुओं तक ही सिमट कर रह गया है। 2 से अधिक देश होते हैं, जबकि वास्तव में बहुत सारे देश इन्वॉल्व होते हैं। एक राष्ट्र जो है गेहूं का, भारत, इस एग्जांपल को ही लेकर चलें तो भारत केवल गेहूं का जो आयात है वो केवल नेपाल से नहीं करेगा, बहुत सारे राष्ट्रों से करेगा, क्योंकि अगर ज्योग्राफिकली या पॉपुलेशन वाइज भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो नेपाल तो भारत की एक स्टेट से भी छोटा है, तो वो किस प्रकार से भारत की आवश्यकताओं को, सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो इसलिए 2 से अधिक देश होते हैं। उसके बाद स्वतंत्र व्यापार पर आधारित है, जबकि आज के युग में बहुत सारे राष्ट्र बहुत सारे तरीक़ों से एक दूसरे पर प्रतिबंध लगा कर रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्री ट्रेड उनकी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहता है। एक्सपोर्ट के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन जब इंपोर्ट करना पड़ता है तो अपने देश के अंदर देश की कंपनियों के साथ प्रतिद्वंदी खड़े हो जाते हैं, जो कोई भी राष्ट्र कम पसंद करता है। इसके बाद ये एक पक्षीय सिद्धांत की मान्यता पर आधारित है कि यह सिद्धांत पूर्ति पक्ष को तो ध्यान में रखता है, लेकिन ये तो नहीं देखता कि दूसरे देश में गेहूं की इतनी खपत है भी कि नहीं, या वहाँ के लोग गेहूं खाते भी हैं या नहीं खाते हैं। तो मांग पक्ष की तरफ ये ध्यान नहीं देता। उसके बाद यह पूर्ण प्रतियोग अल्प विकसित देशों पर लागू नहीं होता, क्योंकि अल्प विकसित देशों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है इन सारी स्पेशलाइजेशन को अचीव करना। वहाँ पर बहुत सारी मार्केट ऑब्स्टेकल्स बहुत रहती हैं। मार्केट ऑब्स्टेकल्स की वहाँ पर साधन देश के भीतर ही पूर्णतः गतिशील नहीं होती, कच्चे माल की कमी होती है, टेक्नोलॉजी की कमी होती है, तो स्पेशलाइजेशन एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। उसके बाद इस सिद्धांत की अजम्पशंस में एक नियम माना गया था कि पूर्ण प्रतियोगिता रहेगी साधन बाजार में, वस्तु बाजार में, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। हालांकि इसमें कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी में केयरनेस, वेस्टवेल, टोंजिंग, हेबरलर आदि ने इसके अंदर काफ़ी तरह के सुधार किए गए हैं। लागतों का मौद्रिक माप रखा गया है कि वहाँ पर तो हमने इकाइयों का भौतिक उत्पादन 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूं रखा गया। उन्होंने इसको मौद्रिक रूप, मजदूरी के रूप में कर लिया कि भाई चावल की जो 10 लागत है वो 20 रुपये है। भारत के अंदर गेहूं की भी इकाई जो है लागत 10 रुपये है, और नेपाल के अंदर कितनी है 12 रुपये, और चावल गेहूं की भी 12 रुपये है। ठीक है, तो 2 रुपये प्रति इकाई लागत, 2 रुपये प्रति इकाई लागत, यहाँ पर 3 रुपये आ गई और 1.5 रुपये आ गई। कहने का मतलब है कि उन्होंने मुद्रा के रूप में इस सिद्धांत को चेंज किया है कि पुरानी जो श्रम थ्योरी के रूप में किया गया था उसमें तो भौतिक इकाइयों का उत्पादन, यहाँ पर उन्हीं इकाइयों का मुद्रा के रूप में परिवर्तन करके उनकी लागतों का कंपैरिजन किया गया है। नेपाल में चावल महंगा है और गेहूँ सस्ता है, गेहूँ का उत्पादन। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये 2 नंबर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? ये जो हमने डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो देखी है, ये असल में क्या होती है? ये आपकी अवसर लागत ही होती है। अवसर लागत का मतलब क्या होता है? जैसा कि हम भी पहले भी कर चुके हैं, अवसर लागतें क्या होती हैं? एक वस्तु का उत्पादन दूसरी अवसर लागतें होती हैं एक वस्तु का उत्पादन जब हम करते हैं तो दूसरी वस्तु का उत्पादन हमें छोड़ना पड़ता है। तो जब हम जिस वस्तु का त्याग करते हैं, छोड़ते हैं, वो पहली वस्तु की उत्पादन लागत कहलाती है। जैसे लिप्सी कहते हैं कि y के रूप में x वस्तु की अवसर लागत y की इकाइयों की वह संख्या है जिसका कि हमें x की एक अधिक इकाई का उत्पादन करने के लिए अवश्य ही त्याग करना पड़ता है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जो हमने ये की, यहाँ पर हमने पीछे जो किया था, जो हम यहाँ पर कर रहे थे कि 1 इकाई चावल का मूल्य जो है 1 इकाई गेहूं है, ये असल में अवसर लागत ही थी। तो अवसर लागत क्या होता है कि हमें यदि 1 इकाई गेहूं का उत्पादन करना पड़ रहा है तो हमें 1 इकाई चावल की इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है, ये उसकी अवसर लागत है। तो जब हम उनकी व्याख्या करते हैं तो वो अवसर लागत के रूप में ही करते हैं, जो हमने कैलकुलेट की थी। उसके बाद है अनेक वस्तुएं तथा अनेक देश, इसको एक्सटेंड किया गया था प्रोफेसर ग्राहम और टोजिंग। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो ये नाम आपके काफ़ी काम आते हैं कि अवसर लागत का कॉन्सेप्ट किस के द्वारा दिया गया।
प्रोफेसर हैबरलर द्वारा दिया गया। मौद्रिक नियम किसने इनकलकेट किया लेबर थ्योरी की जगह पर, वो आपका टोजिंग के द्वारा दिया गया। अनेक वस्तुएं, ये वाला नहीं आता वैसे ज़्यादातर, प्रोफेसर ग्राहम और टोजिंग ने अंकगणित की सहायता से 2 से अधिक देशों के रूप में इसको समझाया है, वो ज़्यादा हाई लेवल का है, आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद है मजदूरी का प्रभाव। मजदूरी जब महंगी या सस्ती होती है, क्योंकि सभी राष्ट्रों में समान रूप से नहीं होती, मजदूरी कम और ज़्यादा होती रहती है, तो उसकी वजह से उत्पादन लागतों में भी परिवर्तन आता रहता है। तो जिस देश के अंदर जिस वस्तु के उत्पादन लागत या साधनों की कीमतें कम होती हैं, वो उसमें स्पेशलाइजेशन करता है। उसके बाद परिवर्तन लागतों का, जो ऊपर अजम्पशंस हमने क्रिटिसिज्म किया है, इन पॉइंट्स में उन्हीं क्रिटिसिज्म को दूर करने की कोशिश की गई है। परिवहन लागतों का प्रभाव। तुलनात्मक लागत सिद्धांत में केवल श्रम लागत, लेबर कॉस्ट अर्थात उत्पादन लागत का ही विचार किया गया। इसमें कच्चे माल तथा वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के कारण होने वाले खर्चों को सम्मिलित नहीं किया गया। इस संबंध में हैबरलर ने कहा है कि किसी वस्तु का निर्यात अथवा आयात उस समय तक नहीं किया जाएगा जब तक कि 2 देशों में उस वस्तु के उत्पादन व्यय का अंतर उसके एक देश से दूसरे देश की परिवहन लागतों के अंतर से नहीं होगा। भाई अगर हमें इसको ऐसे सिंपल समझ सकते हैं कि श्रीलंका से हम जो है मसाले मंगवाते हैं, तो वहाँ से यहाँ मसाले मंगवाने में मान लीजिए आपको 100 रुपये लगते हैं, और उन मसालों को अगर हम यहाँ आर्टिफिशियल कंडीशन देकर उगाते हैं, तो अगर वो 90 रुपये में हो जाएंगे, तो हम वहाँ से मंगवाने की बजाय हम प्रेफर करेंगे कि हम उसको यहीं पर उत्पादित कर लें। लेकिन अगर यहाँ उत्पादित करने का खर्चा मेरा 100 रुपये से ज़्यादा, 100 रुपये क्या है श्रीलंका से मंगवाने का खर्चा, अगर 100 रुपये से ज़्यादा मेरा अगर उसको उत्पादन करने का खर्चा पड़ता है, तो मैं क्या करूँगी, उसको मंगवाना पसंद करूँगी। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इसमें कंसीडर किया गया है। उसके बाद है उत्पादन के नियमों का प्रभाव। इस को भी दूर करने की कोशिश की गई है। तुलनात्मक सिद्धांत में हम यह मानकर चलते हैं कि स्थिर प्रतिफल का नियम लागू होता है। वेस्टबेल और टोजिंग ने यह स्पष्ट किया है कि उत्पादन का साधन के घटते प्रतिफल या बढ़ते प्रतिफल के नियमों पर भी प्रभाव पड़ता है। जब उत्पादन पर साधन के बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, तब प्रति इकाई लागत कम होती चली जाती है, इसलिए तुलनात्मक लाभ अधिक होता है और इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है। इसके विपरीत घटते प्रतिफल के नियम लागू होने पर तुलनात्मक लाभ कम हो जाता है और इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आ जाती है। मांग की लोच का भी प्रभाव पड़ता है। कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिनकी जो लोच होती है वो बेलोचदार होती है, और कुछ वस्तुओं का उत्पादन मांग होती है दूसरे देशों में, वो उसकी जो लोच होती है वो अधिक होती है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि व्यापार की शर्तें मोल भाव द्वारा नहीं बल्कि देश की मांग की लोच पर निर्भर करती है। जिस वस्तु की मांग जिस देश में जितनी ज़्यादा लोचदार है, इसको एग्जांपल से समझिए कि अमेरिका के अंदर हमारे बनाए हुए कपड़े की मांग अगर लोचदार है तो व्यापार की शर्तें उनके पक्ष में रहेंगी। अगर वो मांग बेलोचदार है, उस वस्तु के बिना उनका गुजारा नहीं हो सकता, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हैं वो हमारे पक्ष में रहेंगे। तो इस सिद्धांत की क्रिटिसिज्म इसलिए भी किया जाता है कि इसमें टर्म्स ऑफ ट्रेड ये तो बता दिया कि डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट के भीतर निर्धारित होंगी, लेकिन कितनी होंगी उसके रिगार्डिंग नहीं किया गया। उसके रिगार्डिंग मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने कहा कि वो टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्चुअल में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर निर्भर करती हैं। तो ये यहाँ पर हमारा सिद्धांत ख़त्म होता है। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस देख लीजिए गर्ल्स, आपको ये 2 क्वेश्चंस लिखने हैं। सीधा सा एक ही क्वेश्चन बनता है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, और इसको आप टेबल के द्वारा बताएंगे। इसमें आपको तीनों लागतों का विवरण देना है, एब्सोल्यूट का, कंपैरेटिव का और नो कॉस्ट का। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन आपका इसमें बनता है। आलोचनाएं हैं तो आपको इसको आलोचना करनी है। लास्ट वाला पोर्शन है ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जेक्टिव के लिए है, इसको आप डिटेल में ना जाए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पूछा जा सकता है कई बार, 2 नंबर में आप उसको कर सकते हैं। ठीक है।